स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शहरी क्षेत्र में आजीविका। चैप्टर नंबर 9 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर है शहरी जीवन में आजीविका। इसके हम आंतरिक व अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ध्यान से देखें, आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, आप खुद से कोशिश करके बताने की कोशिश करो कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि कोई एक लड़का अखबार बेच रहा है और दिख रहा है कि कुछ लोग दुकानें चला रहे हैं। जो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, स्कूल दिख रहे हैं, स्कूल जाते हुए बच्चे दिख रहे हैं और कई तरह के दुकानें करते हुए लोग दिख रहे हैं। यही है कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। तो आंसर है, इस चित्र में शहर एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रही है, एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है। एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। गाड़ियाँ, स्कूटर, बसें, साइकिल तथा पैदल लोग दिख रहे हैं। क्या है, गाड़ियाँ दिख रही है, स्कूटर, बसें, साइकिल और पैदल चलते हुए लोग भी दिख रहे हैं। अलग अलग तरह की दुकानें दिख रही है। रेहड़ी पर सामान बेचने वाले, फुटपाथ पर काम करने वाले, अखबार बेचने वाले तथा विभिन्न काम करने वाले लोग हमें इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। आप पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले जो ये तो हमारा चैप्टर है शहरी जीवन में आजीविका, एंड उससे पिछला चैप्टर था हमारा ग्रामीण जीवन में आजीविका। तो हमने उसमें ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के कार्य के बारे में भी पढ़ा था। आप पिछले पार्ट में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों की, जो हमने एक चित्र देखा था, उसके कार्यों की और ये जो चित्र है इस कार्य से तुलना करनी है। तो आंसर है, पिछले अध्याय में ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेतीबाड़ी का काम करते दिखे थे। हमने देखा था कि लोग खेतीबाड़ी में काम कर रहे थे। कुछ लोग फूल तोड़ रहे थे, कुछ मछली पकड़ रहे थे। इस तरह के काम गांव में होता है तो कर रहे थे लोग। लेकिन कुछ मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। छोटी छोटी दुकानें भी थी। और पिछले अध्याय के चित्र में ना तो गाड़ियाँ थी और ना ही भीड़ भाड़ थी। वहाँ पे पिछले चैप्टर में ना ही गाड़ियाँ थी और ना ही भीड़ भाड़ थी। और इस चित्र में सड़क पर वाहनों की भीड़ भाड़ तथा फुटपाथ पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने वाले तथा सामान बेचने वाले लोग हमें। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नता देखी, इस चित्र में आपने क्या भिन्नता देखी है। तो इस चित्र को देख, आंसर है, शहर के कुछ भागों में ऊंची ऊंची इमारतें होती है तथा वाहनों की काफ़ी भीड़ होती है। कहीं कहीं पर क्या होता है, ऊंची ऊंची इमारतें होती है, बहुत गाड़ियां रोड पे दिखती है, जबकि कुछ भागों में छोटे छोटे घर होते हैं तथा काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। छोटे घर होते हैं और भीड़ भाड़ भी होती है तथा फुटपाथ पर काम करने वाले अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले की भीड़ होती है। क्वेश्चन है, बच्चू मांझी शहर क्यों आया था। बच्चू मांझी शहर क्यों आया था, ये पेज नंबर 91 में है। आप देख लेना पूरी स्टोरी पढ़ के कि बच्चू मांझी शहर क्यों आया था। तो बच्चू मांझी शहर में काम की तलाश में आया था। गांव में वह मिस्त्री का काम करता था। वो तो गांव में मिस्त्री का काम करता था, पर शहर काम की तलाश में आया था, परंतु उसे नियमित रूप से काम नहीं मिलता था। गांव में उसे नियमित रूप से काम नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी, इसीलिए वो शहर। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता था, क्योंकि बच्चू मांझी गांव से शहर आया था और उसका परिवार गांव में ही रहता था, इसीलिए वह अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था। किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए। किसी भी सब्जी बेचने वाले ठेले वाले से बात करिए तथा पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। किसी भी आप सब्जी वाले जो आपके आस पड़ोस में काम करता है उसे पूछना कि वो किस तरह से, उसकी तैयारी कैसी रहती है, उसकी खरीदारी खरीदता कैसे है और उसको वो फिर बेचता कैसे है। तो यहाँ पे आंसर है, सब्जी बेचने वाले सुबह सुबह थोक की मंडी से सब्जी खरीद कर लाते हैं। थोक में सब्जी खरीद के लाते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार की सब्जियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी प्रकार
कि ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा वो कर सके। वे गली गली जाकर आवाज़ लगाकर सब्जियां बेचते हैं और शाम तक अपनी सारी सब्जी बेचने का प्रयास करते हैं कि उसकी सारी सब्जी जितना भी वो मंडी से लाया वो सब बिक जाए। बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता था। क्यों? अगर एक दिन की छुट्टी लेने से पहले सोचना पड़ता था क्यों? क्योंकि बच्चू मांझी रिक्शा चलाकर एक दिन में 80 से 100 रुपये कमा लेता था। जिस दिन वह छुट्टी करता था उस दिन कमाई नहीं हो पाती थी, जिससे उसे 80 से 100 रुपये का नुकसान हो जाता था। इसीलिए उसे छुट्टी करने के विषय में सोचना पड़ता था। अपने गांव परिवार के लिए पैसा भी भेजना पड़ता था। अगर वो छुट्टी करेगा तो अपने गांव परिवार के लिए पैसा नहीं भेज पाएगा, इसीलिए उसे छुट्टी करने के लिए सोचना पड़ता। वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान शुरू की। इस दुकान पर उन्होंने काम भी बदला है और रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की है, क्योंकि आजकल लोग कपड़े सिलवाने की अपेक्षा सिले सिलाए कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। ये आपके 93 पेज पर है। ठीक है। कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाए जाते हैं। शोरूम को सही रूप में चलाने के लिए उन्हें विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न में और रेडियो पर विज्ञापन देने पड़ते हैं ताकि लोगों को इस बारे में पता चले। वे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजाकर रखते हैं। दुकान के मालिक से बात करिए और पता कीजिए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं। क्या पिछले 20 सालों में उनके काम करने के तरीके में कोई बदलाव आया? तो एक बड़ी दुकान के मालिक अपने सामान को अलग अलग स्थानों से खरीदते हैं ताकि सामान में विभिन्नता आ सके। इसके लिए वे योजना भी बनाते हैं, मतलब कि कहाँ से कपड़े लेके आए, कैसे कपड़े लेके आए, तो इस तरह का वो योजना भी बनाते हैं। किन किन स्थानों से सामान खरीदना है, इस तरह का कि किन किन स्थानों से सामान खरीदे, इस तरह का योजना बनाते हैं ताकि ग्राहकों को विविधता उपलब्ध कराई जा सके। वे अपने सामान के विषय में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन भी देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग को अपनी दुकान के बारे में जानकारी दे सके। वो टीवी पे, रेडियो पे, अखबार पे, इस तरह पे अपने विज्ञापन भी देते हैं ताकि लोग जाने और आकर्षण हो उसके कपड़े खरीदने के। ठीक है। पिछले 20 वर्षों में उनके काम में काफ़ी बदलाव आया है। ग्राहकों की संख्या बढ़ी है तथा ग्राहकों की पसंद में बदलाव भी आया। संख्या भी बढ़ गई अब और उसके पसंद में भी बदलाव आया। दुकानों की संख्या बढ़ी है, दुकानों के बीच में प्रतियोगिता भी। अब सामान बेचते हैं और जो सड़क पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है? जो बाज़ार में बेचते हैं, जो सड़क में बेचते हैं, उसमें अंतर बताना। तो बाज़ार में बेचने वाले लोगों का क्या रहता है? बाज़ार में सामान बेचने के लिए छोटी तथा बड़ी दुकानें होती है। कहीं कहीं छोटी दुकानें होती है, कहीं बहुत बड़ी दुकानें भी होती है। बाज़ार में दुकानें पक्की होती है जिसके पास व्यापार करने का लाइसेंस भी होता है। बाज़ार में दुकानों पर अलग अलग चीज़ें बेची जाती है। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान खुद संभालते हैं और कभी कभी वे कई लोगों की सहायता या मैनेजर के रूप में भी कोई रख लेते हैं। अब सड़क पर बेचने वाले लोगों का क्या रहता है? वो सड़क पर सामान बेचने वालों की दुकान खंभों पर तिरपाल या फिर प्लास्टिक चढ़ाकर वो दुकानदारी करते हैं और इनका दुकान अस्थायी होता है। ठीक है। और वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। सड़कों पर बनी इन अस्थायी दुकानों को पुलिस कभी भी हटा देता है। सड़क पर सामान बेचने वाले स्वयं अपने परिवार के साथ मिलकर सामान बनाते हैं। स्थानीय रूप से ही यह सामान बताया। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप में काम पर क्यों रखते हैं? जो फैक्ट्रियां होती है वो मजदूरों को अनियमित यानी हमेशा के लिए क्यों नहीं रखते? जब ज़रूरत पड़ता है तभी क्यों बुलाते हैं? तो क्योंकि फैक्ट्रियां या तो छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित पर काम पर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो सके। जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है या फिर किसी विशेष मौसम में काम मिलता है तो उन्हें कारीगरों या मजदूरों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उन्हें काम पर रख लेते हैं और जब काम की कमी होती है उन्हें हटा दिया जाता है।
ताकि उनको अधिक। निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थिति का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। ठीक है, इनके आधार पर कि काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या, इसके आधार पर हमें आंसर देना है। तो पहला है काम करने के घंटे। तो मजदूरों को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम करना पड़ता है। उनके काम के घंटे अधिक होते हैं। उन्हें उन्हें सप्ताह के 6 दिन काम करना पड़ता है। सप्ताह के 6 दिन काम करना पड़ता है। और यदि काम अधिक है तो परिवार को भी करना पड़ता है। मतलब उसको सुबह 9 से रात 10 बजे तक करना होता है। अगर अधिक काम पड़ जाए तो परिवार के लोग उनकी मदद करते हैं। और सप्ताह में 6 दिन उसे काम करना पड़ता है। और कमाई क्या रहता है, रोज़ाना 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं बस। और अतिरिक्त 40 रुपये अगर देर तक काम करेगा तो मिलता है। तो उसी काम की कोई सुविधा है। लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती। और अगर कारीगर परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए भी कुछ नहीं होता। क्या उसे साल भर रोजगार मिलता है? तो नहीं। अधिकतर कारीगर या मजदूर अनियमित रूप से काम करते हैं। साल भर में करीब 8 महीने ही उनको काम मिलता है, बाकी 4 महीने वो उनके पास काम नहीं रहता। क्वेश्चन है, क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आते हैं? जो दूसरों के घर में जाकर काम करते हैं, क्या वो भी अनियमित श्रेणी में आते हैं? मतलब उन्हें भी पूरा साल काम नहीं मिलता। तो क्यों? ऐसी एक महिला से बात करके उसके दिन भर के काम के विवरण देना है। तो आप दूसरों के घरों में काम करने वाली महिला भी अनियमित मजदूरी की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी हटा सकते हैं या बदला जा सकता है। कामगार महिला लोगों के कामों में काम करने के लिए आती है और वे सारा काम संभालती है। जैसे घर की सफाई, किस तरह का काम करती है? घर की सफाई करती, खाना बनाना, बर्तन धोना। दोपहर में अधिक काम ना होने के कारण वे आराम कर सकती है। सारा काम लगभग रात के 10 बजे ख़त्म होता है। अब हम पाठ्य पुस्तक के आंतरिक देख लिया। अब पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। तो पहला है, नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूर की ज़िंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति होती है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रहने की व्यवस्था, उनकी स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं। ठीक है, या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह में रहते हैं। इसे नगर प्रतिदिन देना पड़ता है नगर निगम को। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रहता। वे चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके पास वे पैसा जमा करते हैं, उन्हें उधार भी देते हैं। उन्हीं के पास, मतलब जो वहाँ पे चाय या बीड़ी वाले दुकान होती है, उन्हीं को वो बैंक के रूप में, मतलब उन्हें पैसा देते हैं और उन्हें ज़रूरत होती है तो उन्हीं से उधार लेते हैं। वे अपने औजारों या रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी दे देता है। लेबर चौक पर आने वाले मजदूर के पास स्थायी काम नहीं होता। वे दिहाड़ी मजदूर होते हैं। उनका कोई स्थायी काम नहीं होता। वे दिहाड़ी मजदूर होते हैं और उन्हें विभिन्न तरह का काम करने होते हैं। जैसे मकान बनाने का काम करने वाले, किस तरह काम होता है? मकान पर काम करने वाले राजमिस्त्री, घरों में पेंट करने वाले मिस्त्री, फर्नीचर का काम करने वाले, या फिर प्लम्बर का काम करने वाले, मतलब इस तरह के हो सकते हैं लेबर। इनके रहने और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती और स्थायी काम ना होने के कारण ये इनके जीवन बहुत गरीबी में व्यतीत होते हैं। इन्हें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती और जिसे काम नहीं मिलता उसे पूरा दिन लेबर चौक पर ही बैठे रहना पड़ता है। शाम को खाने के लिए उधार लेना पड़ता है और जब कई दिनों तक लगातार काम नहीं मिलता तो कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। इसके साथ कार्यस्थलों पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता उनके साथ, तो निश्चित समय से अधिक समय तक उन्हें काम करवाया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम उनको मजदूरी जाती। इस प्रकार इनका जीवन बहुत ही खराब। तालिका को उनके काम किस तरह से
उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन देना है। तो पहले इसकी इनके मतलब कि काम की जगह, उनकी आय कितनी है, सुरक्षा की सुविधाएं स्वयं का है या रोजगार है। तो बच्चू मान जी का कहाँ काम करता था, सड़क पर। उसकी आय थी 80 से 100 रुपये एक दिन की, 80 से 100 थी। और सुरक्षा नहीं थी, सुविधाएं भी नहीं थी, और उसका स्वयं का काम था। हरप्रीत और वंदना का शोरूम था। अच्छी आय थी लेकिन निश्चित नहीं थी। उसके काम की सुरक्षा तो थी। कार और प्लेट खरीदने का काम लिया है और उसका भी स्वयं का था। निर्मला का कपड़े सिलने की फैक्ट्री थी। 80 रुपये प्रतिदिन आ जाता था। काम की सुरक्षा नहीं थी, इसकी भी कोई सुविधाएं नहीं थी, उसका खुद का नहीं था, रोजगार था। सुधा का कंपनी में काम करती थी और 3,000 प्रति माह उसकी सैलरी थी और उसकी सुरक्षा नहीं थी और सुविधाएं थी उसकी, मतलब भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, इस तरह की सुविधाएं उसको था, रोजगार था। एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है। तो एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्चित मानसिक आय होती है, ठीक है। जिसकी स्थायी और निश्चित काम हो तो उसकी एक निश्चित मानसिक आय होती है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती है, जैसे भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, मकान या मकान का किराया, इस तरह उनको दिया जाता है मालिक की तरफ से। तो काम करने का निश्चित समय और घंटे निश्चित होते हैं कि इतने से इतने घंटे ही काम करना है, जबकि अनियमित कर्मचारी की मानसिक आय निश्चित नहीं होती और वह जितने दिन काम करता है उतने दिन के ही पैसा उन्हें मिलता है। कोई निश्चित छुट्टी भी नहीं होती, किसी भी प्रकार की सुविधाएं भी उनको नहीं मिलती है और काम समय और उनकी जो काम करने की समय और घंटे भी निश्चित नहीं होते और काम की भी सुरक्षा नहीं होती। सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं। तो सुधा को अपने वेतन के अलावा और रविवार और राष्ट्रीय अवकाश, रविवार की छुट्टी रहती है और उसकी जो किसी भी राष्ट्रीय अवकाश की छुट्टी हो तो उसकी भी छुट्टी रहती है। वार्षिक छुट्टियां उन्हें मिलती रहती है। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा और बीमार होने पर चिकित्सक आवश्यक, इस तरह की सुविधाएं भी उसे मिलती है। भविष्य निधि भी। नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें, ठीक है। बाजार और दफ्तरों के नाम भरें ताकि वे किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएं मुहैया कराते हैं। तो दुकानों व दफ्तरों का नाम, चीज़ें, सेवाएं का प्रकार, जैसे सुनील डेयरी, गैस एजेंसी, दिल्ली जल बोर्ड, LDPL अस्पताल, ये दुकान हो गई। तो सुनील डेयरी में क्या दूध और दूध से बनी वस्तुएं हमें देते हैं। गैस एजेंसी खाना पकाने के लिए LPG गैस की बुकिंग और डिलीवरी, इस तरह का काम। दिल्ली जल बोर्ड हमारे लिए पानी सप्लाई करती है। LDPL उत्तरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई करती है और अस्पताल विभिन्न प्रकार की चिकित्सा की सुविधाएं हमें देती है।